Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण रिसोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाते हुए हम प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें आज हम लोग तुझके बाबरी से प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐतिहासिक तथ्य थे जो भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो तुझके बाबरी, हालांकि हमारा जो बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री ऑनर्स का अध्ययन का सिलेबस है वह 1540 ईस्वी तक है, लेकिन बाबर इतिहास से संबंधित प्रश्न हमसे नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी हम इसमें ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में तुझके बाबरी की चर्चा कर लेंगे। तुझके बाबरी का एक अन्य नाम बाबरनामा भी है और इसे तुझके बाबरी या वाक़ियात बाबरी इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है जिसे उसने तुर्की भाषा में लिखा था। बाद में उसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद मैडम वेवरिज के द्वारा किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी में अनुवाद किया और बाद में हम इन संस्करणों का उर्दू अनुवाद मिर्ज़ा नासिरुद्दीन हैदर के लेखन में देखते हैं। उन्होंने नासिरुद्दीन हैदर ने 1924 ईस्वी में इसका उर्दू में अनुवाद किया था। यह बाबर के विषय में जानने के लिए और उस समय के भारत की परिस्थितियों के विषय में जानने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें हम देखते हैं कि हुमायूं के शासनकाल में इसका कुछ अनुवाद किया गया और फिर बाद में आधुनिक समय तक, क्योंकि श्रीमती A.S. बेवरिज ने भी इसका अनुवाद किया था। हम इस ग्रंथ में देखते हैं कि बाबर ने अपने जीवन की घटनाओं के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों की जलवायु, प्रकृति, पशु पक्षी, राजनीतिक स्थिति, विभिन्न व्यक्तियों और शासकों के चरित्र और व्यक्तित्व, युद्ध शैली, जनजीवन आदि सभी के बारे में लिखा है। उसने इसमें भारत का भी विवरण दिया है और उसमें वह परिस्थितियों को समझने का भी भूल करता है, क्योंकि वह बताता है कि भारत में अच्छे हमाम नहीं थे और वह यहाँ के लोग नंगे रहा करते थे। इसी तरह बहुत सारे भ्रामक विवरण भी इसमें मिलते हैं और बाबर ने जहाँ तक भी संभव हुआ स्पष्ट लिखा और सत्य लिखा है। उसने अपनी दुर्बलताओं, नशा की करने की आदतों, दावतों, दोषों आदि को भी छुपाने का प्रयत्न उसने नहीं किया। उसने अपना विवरण अपने सिंहासन पर बैठने के समय से आरंभ किया और बीच बीच में कुछ समय को छोड़कर प्रायः 1529 ईस्वी के समय के अंत तक लिखा। भारत के संबंध में उसने यहाँ की जलवायु, राजनीतिक स्थिति, जनजीवन, दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी, आलम खान लोधी, राणा संग्राम सिंह आदि के व्यक्तित्व और चरित्र और उनसे हुए युद्धों के बारे में लिखा। उसने गुजरात, मालवा, बंगाल और बहमनी के मुस्लिम राज्यों तथा विजयनगर के हिंदू राज्यों के बारे में भी लिखा है। इस प्रकार इसका जो विवरण है बहुत ही आकर्षक, स्पष्ट और सत्य के निकट है। इसके कारण एलिफिंस्टन ने तुझके बाबरी को एशिया में वर्णित ग्रंथों में से उसे एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। फिर अन्य ग्रंथ हम की चर्चा करें तो तारीख़ मुबारक शाही का नाम आता है। इसमें हम देखते हैं कि सैयद वंश के विषय में इस ग्रंथ में वर्णन है और इसका लेखक याहिया बिन अहमद सर हिंदी याहिया बिन अहमद सर है और अहमद सर हिंदी भी इनका कहीं कहीं नाम मिलता है। याहिया बिन अहमद सर हिंदी याहिया बिन अहमद
याह्या बिन अहमद ने सैयद वंश के दूसरे शासक मुबारक शाह का समकालीन था और उसी के संरक्षण में उसने इस ग्रंथ को लिखा, परंतु उसने इस ग्रंथ की रचना मुबारक शाह की मृत्यु के बाद की। तारीख मुबारक शाही सैयद वंश के शासकों के इतिहास को जानने का एकमात्र साधन है। यद्यपि इसका विवरण सैयद वंश के इतिहास तक ही सीमित नहीं है। इसका विवरण मोहम्मद गोरी के सिंहासन पर बैठने के समय से आरंभ होता है और सैयद वंश के तृतीय शासक सुल्तान मोहम्मद शाह के सिंहासन पर बैठने के समय पर समाप्त होता है। याह्या बिन अहमद ने फिरोज शाह तुगलक के समय तक का इतिहास अन्य ग्रंथों की सहायता से लिखा और उसके बाद का इतिहास उसने स्वयं देखा और समझा और उसके आधार पर लिखा। 1400 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक के उसके द्वारा लिखे गए इतिहास को बहुत ही विश्वसनीय माना गया है, क्योंकि वह उस समय की घटनाओं का स्वयं साक्षी था, घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और उसके कई विवरण ऐसे हैं जिस पर शम्स सिराज अफीफ ने भी प्रकाश नहीं डाला था। इस प्रकार तारीख मुबारक शाही को तत्कालीन इतिहास को जानने का एक उपयोगी स्रोत साधन के रूप में माना गया है। बाद के इतिहासकारों ने जैसे निजामुद्दीन अहमद बदायूनी और फरिश्ता ने अपने ग्रंथों की रचना में तारीख मुबारक शाही की सहायता ली थी। इस तरह तारीख मुबारक शाही भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में हम इसका चर्चा कर सकते हैं। फिर एक अन्य ग्रंथ तारीख रसीदी की चर्चा करेंगे। तारीख रसीदी के विषय में हम देखते हैं कि मिर्जा मोहम्मद हैदर ने इसे फारसी भाषा में लिखा था और इसमें उसने बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। मिर्जा मोहम्मद हैदर ने 1551 ईस्वी में इसकी रचना पूर्ण की। वह बाबर का संबंधी था और छोटी आयु में ही उसकी सेवा में आ गया था। उसने बाबर और हुमायूं के जीवन की घटनाओं को स्वयं देखा था और उनमें हिस्सा भी लिया था। उसने बाबर के जीवन संघर्ष को देखा था। हुमायूं तथा शेर शाह के संघर्ष को भी उसने देखा। कन्नौज के युद्ध में वह हुमायूं के साथ था। हुमायूं के आदेश पर उसने कश्मीर पर आक्रमण करके उसे विजय किया और वहाँ के शासक के रूप में ही उसकी मृत्यु हुई। उसने तारीख रसीदी को 2 भागों में लिखा। एक भाग में उसने 1527 से 1553 ईस्वी के मध्य के समय की बाबर और हुमायूं घटनाओं का उल्लेख किया, तो दूसरे भाग में उसने 1541 ईस्वी तक की अपने जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। और इस तरह तारीख रसीदी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ साबित होता है। हबीब उर सीयर यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना ख्वांदा अमीर ने फारसी में की थी। वह हिरात का रहने वाला था। वह 1528 ईस्वी में भारत आया और बाबर की सेवा में चला गया। उसे बाबर के पश्चात हुमायूं का भी संरक्षण मिला। गुजरात आक्रमण के समय भी वह हुमायूं के साथ था और गुजरात से वापस आने के दौरान बीमार होने के कारण 1534 ईस्वी में ग्वालियर में उसकी मृत्यु हो गई। हबीब उर सीयर में बाबर के समय की कुछ घटनाओं का वर्णन किया गया है। मुख्यतः बाबर द्वारा 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध किए गए अभियान और उसमें हुमायूं के शासनकाल के प्रथम 3 वर्ष की घटनाओं का वर्णन है। ख्वांदा अमीर स्वयं उन घटनाओं का साक्षी था और इसका वर्णन प्रमाणिक स्वीकार किया जाता है। फिर अन्य ग्रंथ है कानून ए हुमायूनी, जो यह ख्वांदा अमीर द्वारा रचित अंतिम रचना थी। हुमायूं के शासनकाल के प्रथम कुछ वर्षों की घटनाओं को जानने का एक प्रमुख साधन है। हुमायूं के राज्याभिषेक, उसकी प्रारंभिक कठिनाइयाँ, उसके द्वारा बनाए गए प्रारंभिक कानून, हुमायूं का चरित्र, व्यक्तित्व आदि को समझने में यह ग्रंथ बहुत ही सहायक होता है। फिर अन्य ग्रंथ हुमायूंनामा की अगर हम चर्चा करें तो देखते हैं कि हुमायूंनामा जो है बादशाह अकबर के आग्रह पर बाबर की पुत्री और हिंदाल की बहन गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की और वह फारसी भाषा में हुमायूंनामा की रचना की, अर्थात अकबर के कहने पे की थी। गुलबदन बेगम ने बाबर के चरित्र, अपने संबंधियों से उसका व्यवहार, उसके अंतिम समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, उसकी बीमारी, मृत्यु और हुमायूं के जीवन की 1555 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इस ग्रंथ में दिया। इसमें बाबर और हुमायूं के काल की राजनीतिक घटनाओं पर बल नहीं दिया गया है, परंतु बाबर और हुमायूं के चरित्र, उनके जीवन की व्यक्तिगत घटनाओं, हुमायूं के अपने भाइयों के साथ संबंध,
और दोनों बादशाहों के जीवन की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन इसमें किया गया है। इस प्रकार यह ग्रंथ बाबर और हुमायूं के व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन का अधिक उल्लेख करता है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व कम है। इसके अतिरिक्त गुलबदन बेगम ने इसे अपनी वृद्धावस्था में अपनी स्मृति के आधार पर लिखा। इस कारण इसके विवरण को बहुत विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। तब भी हुमायूंनामा को एक महत्वपूर्ण इतिहास के स्रोत ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है और हुमायूं काल के जीवन काल की घटनाओं का जो वर्णन है उसकी एकमात्र पांडुलिपि लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी अभी उपलब्ध है। और इसके अतिरिक्त इसकी भाषा भी आकर्षक है, जिसके कारण इसका साहित्यिक महत्व बढ़ जाता है। और इस प्रकार जो इस कक्षा या अर्थात इस लेक्चर को यहीं विराम दिया जाता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तज़किरातुल वाक़ियात, तारीख़ दौलत शेरशाही, तारीख़ शेरशाही, वाक़ियात मुस्ताक़िर इत्यादि ग्रंथों की भी चर्चा करेंगे और उससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। और इसी के साथ ही यह प्रकरण पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।